हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स बाय गुप्ता क्लासेस मींस एसके क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और इसका आज हमारा टॉपिक चलेगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आज हमारा ये टॉपिक स्टार्ट होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सो होमोजेनिटी क्या होता है? देखिए, आपने अब तक बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं इसके बारे में, होमोजीनियस, होमोलॉजियस, होमोजेनिटी। इसमें होमो का मतलब क्या होता है? देखिए, होमो का मतलब होता है सेम। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि किसी भी इक्वेशन में, चाहे वो आपके फॉर्मूले की इक्वेशन है, कोई भी अगर आपको इक्वेशन दी है, तो उस इक्वेशन की सभी टर्म्स एक दूसरे से सेम होंगी। सभी टर्म एक दूसरे के अकॉर्डिंग सेम होंगी, पहला। दूसरा, आप हर एक टर्म में सिर्फ सेम क्वांटिटीज को ही, सेम यूनिट्स को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? मतलब कि द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, किसी भी टर्म की डायमेंशन ऑफ एन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन की हर एक टर्म की डायमेंशन मस्ट बी सेम, वो आपस में सेम होंगी। इज दैट क्लियर? और ये भी हम लिख सकते हैं, वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, similar physical quantities, Is that clear? Similar physical quantities। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, इसका कहाँ यूज है, कहाँ यूज नहीं है, किस तरह इसका यूज किया जाता है, वो सब चीजें आज हम इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। किसी भी इक्वेशन की सभी टर्म्स जो होंगी उनकी डायमेंशन एक तो आपस में इक्वल होगी, सेम होगी। सेकेंड, वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। हम सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को ही आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे हम सपोज कीजिए, अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को ही हम आपस में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम अदर नहीं। मतलब कि जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं लाइक फ्रैक्शंस, लाइक टर्म, तो उसमें हम क्या करते हैं, या फिर हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं जहां पावर सेम होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं, तो उसमें हम क्या करते थे, उसमें जो हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं मैथमेटिक्स में, वो हम सिमिलर क्वांटिटीज को ही ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं। वैसे ही हम यहाँ पर भी सिमिलर क्वांटिटीज को ही ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हमारी कोई वेलोसिटीज हैं और वेलोसिटीज की जो हमारी डायमेंशंस होती हैं LT-1, तो हम L के साथ L को ही करेंगे सिंप्लीफाई, एंड T के साथ T को सिंप्लीफाई करेंगे टाइम की डायमेंशन के साथ, और मास की डायमेंशन के साथ हम मास की डायमेंशन को ही सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है? इसका यूज क्या क्या है? इसके बहुत सारे यूजेस हैं। सबसे पहले, अगर हमें कोई इक्वेशन दी है और इक्वेशन में हमें कोई भी वैल्यूज गिवन है, वैल्यूज मींस A, B, C या X, Y, इस टाइप की अगर हमें वैल्यूज दी हैं, तो हम उन वैल्यूज को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सेकंड, हम किसी भी इक्वेशन को इजीली चेक कर सकते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के थ्रू कि वो इक्वेशन सही है या नहीं है, बट डायमेंशन के पर्पज से ही हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाकर ये चेक कर सकते हैं कि कोई भी हमें इक्वेशन जो गिवन है वो सही है या फिर नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज कीजिए हमसे कहता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ, हमसे कहता है ये फाइंड द डायमेंशन ऑफ
फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। इज दैट क्लियर? और हमें एक क्वेश्चन दे देता है v इक्वल ए प्लस बी टी। अब हमें एक इक्वेशन गिवन है। अब इस इक्वेशन में हमें a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। a और b की वैल्यू को हमें इसमें फाइंड करना है। सो a और b की वैल्यू को हम इसमें किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? a और b की वैल्यू को हम इसमें किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? तो a और b की वैल्यू को हम बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के रूल से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह फाइंड आउट करेंगे? सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। पहले आप इस वीडियो को पॉज कर लेंगे, उसके बाद हम बात करते हैं अपने। इसको रफ कर देते हैं, आपसे नोट कर लेंगे। सो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की डेफिनेशन थी, एक तरीके से प्रिंसिपल था। सो हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इक्वेशन को लिखेंगे v इक्वल माइनस ए माइनस बी टी इक्वल 0। इज दैट क्लियर? ये सभी के सभी टर्म्स जो है हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले आए हैं। लाने के बाद अब हम क्या काम करेंगे? डायमेंशन ऑफ v, हमारी डायमेंशन ऑफ v, हमने अभी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या पढ़ा है? डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन की हर एक टर्म की डायमेंशन मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। किसी भी इक्वेशन की हर एक टर्म की डायमेंशन मस्ट बी सेम, वो सेम होगी। तो अगर मैं बात करूं तो डायमेंशन ऑफ v इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ a के। इज दैट क्लियर? डायमेंशन ऑफ a के इक्वल होगी। v मतलब वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशन अभी इससे पहले लेक्चर में हमने नोट कराई है, lt-1 एंड डायमेंशन ऑफ a। सो डायमेंशन ऑफ a क्या हो गया आपका? डायमेंशन ऑफ a हमारा क्या आ गया है? lt-1। इज दैट क्लियर? तो हमारा क्या हो गया? डायमेंशन ऑफ v हो गया। ठीक है, अब हमने a की फाइंड आउट कर ली, सॉरी डायमेंशन ऑफ a हो गया। अब हमें किसकी फाइंड आउट करनी है? डायमेंशन ऑफ b। सो वही चीज हम यहाँ लिखेंगे, जो हमारी डायमेंशन v है, डायमेंशन ऑफ v है, जो हमारी डायमेंशन ऑफ v है वो किसके इक्वल होगी? डायमेंशन ऑफ bt। भाई इसके इक्वल होगी। मैंने बताया कि किसी भी इक्वेशन की सभी टर्म्स जो होंगी वो एक दूसरे के क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो इस इक्वेशन की जो सभी टर्म्स हैं, ईच टर्म्स मस्ट बी इक्वल, तो मस्ट बी इक्वल होंगी। तो डायमेंशन ऑफ v किसके इक्वल होगी? bt के भी इक्वल होगी। इज दैट क्लियर? अब डायमेंशन ऑफ v क्या होगा? lt-1 इक्वल डायमेंशन ऑफ bt कितना होगा? bt, तो b तो ऐसे ही रहेगा, और डायमेंशन ऑफ t कितना होता है आपका? टाइम का t हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सो b इक्वल कितना आएगा? lt-1 अपॉन t। सो वी गेट, हमें क्या मिलेगा? lt-2। सो ये हमारी a और b की डायमेंशंस आ चुकी हैं। इज दैट क्लियर? सो इस तरह हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके किसी भी इक्वेशन की वैल्यूज, किसी भी इक्वेशन में दी गई वेरिएबल्स जो होंगे आपके, किसी भी इक्वेशन में जो दिए हुए वेरिएबल्स होंगे a, b, x एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकते हैं, तो उनकी हम डायमेंशंस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद हम चलते हैं अपने होमोजेनिटी के नेक्स्ट टॉपिक पर ही। अब हम बात करते हैं अपनी एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब हम बात करते हैं अपनी, तो फर्स्ट क्या होगा, हम बात कर लेते हैं फर्स्ट के बारे में।
checking the correctness of an equation, checking the correctness checking the correctness of an equation, is it clear? Checking the correctness of an equation, checking the correctness of an equation. हम इस होमोजेनिटी प्रिंसिपल के थ्रू किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं बाय डायमेंशनल। ये भी याद रखेंगे डायमेंशनल। ऐसा क्यों, मैं आपको बताऊंगा। इसका भी हमारा एक लिमिटेशन है कि हम कहां तक पता करते हैं। कंप्लीटली हम नहीं पता कर सकते कोई भी हमारी इक्वेशन राइट है या रॉन्ग है। देखिए फॉर अ करेक्ट, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। फॉर अ करेक्ट इक्वेशन डायमेंशनल, फॉर अ करेक्ट इक्वेशन डायमेंशनल, इक्वेशन डायमेंशनल, for a correct equation dimensional of each term on LHS, of each term of each term of LHS equal dimensional of each term, dimensional of each term of RHS। अगर किसी भी करेक्ट इक्वेशन का हमें पता करना है कि वो गिवन इक्वेशन हमारी करेक्ट है, सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, डायमेंशनल ऑफ ईच टर्म ऑफ LHS इक्वल डायमेंशनल ऑफ ईच टर्म ऑफ RHS। LHS में दी हुई टर्म की डायमेंशन, ईच टर्म, हर एक टर्म की डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए डायमेंशनल ऑफ ईच टर्म ऑफ RHS। RHS की सभी टर्म्स की डायमेंशनल के इक्वल होनी चाहिए। इज इट क्लियर? जैसे इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं या फिर आप क्वेश्चन मान लीजिए। इसके ऊपर सपोज कीजिए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। क्वेश्चन दे देता है आपको, चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। क्या है इक्वेशन? 1/2 mv² इक्वल mgh। अगर वो कह देता है कि आपको पता करना है कि ये इक्वेशन जो हमारी गिवन इक्वेशन है ये करेक्ट है, तो उसको कैसे पता करेंगे? वही इसकी लेफ्ट हैंड साइड की जो हर एक टर्म की जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड की हर टर्म की डायमेंशन के इक्वल आनी चाहिए। इज दैट क्लियर? सो अगर हम सॉल्यूशन करेंगे इसका, सो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बना? 1/2 mv²। देखिए जो 1/2 है एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट डायमेंशन लेस होता है, तो इसकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, तो हमारा इससे कोई मतलब नहीं। m की डायमेंशन क्या होगी? m इनटू v², मतलब v की डायमेंशन LT-1 और स्क्वायर मतलब इसकी पावर 2 हो जाएगी। तो वी गेट m और इसका आप स्क्वायर करेंगे तो L² T-2, L² T-2। सो ML² T-2 ये आपकी क्या होगी? डायमेंशन होगी हाफ mv² मतलब LHS की। अब अगर हमारी RHS की भी डायमेंशन करेक्ट आ जाती है, सो ये हमारा क्या होगा? ये इक्वेशन हमारा करेक्ट होगा। RHS में क्या है आपका? mgh। तो m की डायमेंशन m हो जाएगी, मास की डायमेंशन m। g आपका क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, एंड देन एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन दोनों की डायमेंशन आपकी सेम होगी, तो हमारी क्या हो जाएगी? LT-2। एंड h की डायमेंशन क्या होगी? इनटू l, क्योंकि हाइट और हाइट तो आपकी l में ही आएगी, लेंथ। देन वी कैन गेट ML² T-2। सो अगर हम यहां देखें तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। सो ये हमारी इक्वेशन कैसी है? करेक्ट है, बट बाय डायमेंशनल
डायमेंशनल के तरफ द्वारा ये करेक्ट है, अदरवाइज वैसे करेक्ट है या नहीं है ये हम कंफर्म नहीं कह सकते। जैसे मैं आपको सबसे पहले आप पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, वीडियो पॉज करके इस चीज को नोट कर लें। उसके बाद मैं एक इसकी चीज बता दूं जहां पर ये हर जगह यूज नहीं हो सकती, आपको पता नहीं लग सकता कि कंप्लीटली वो फॉर्मूला हमारा सही है या गलत है, वो हम नहीं पता कर सकते। तो पहले आप इसे नोट कर लेंगे। ओके, नोट कर लिया, नोट कर लिया। ओके, इसके बाद हम इसका एक मैं आपको एग्जांपल लेकर समझा देता हूँ। सपोज कीजिए हमें देता है k इक्वल हाफ mv स्क्वायर, हमें देता है k इक्वल हाफ mv स्क्वायर। सो k कितना है हमारा, k क्या है यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन और वर्क की डायमेंशन आपस में इक्वल ही होगी। इज दैट क्लियर? अब वो पूछता है क्या ये हमारी इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, मतलब कि इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, और एक इक्वेशन सपोज कीजिए, छोड़िए इसमें बाद में बताऊंगा। तो हमारा k क्या है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मतलब वर्क। तो वर्क की अगर हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी फाइंड आउट करें तो k की डायमेंशन क्या होगी, ml स्क्वायर t-2, जो कि आपकी वर्क की डायमेंशन होती है, जो कि आपकी वर्क की डायमेंशन है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके। और अगर हम बात करें हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ का कोई मतलब नहीं, ml, ये तो होगी m, और v स्क्वायर मतलब lt-1, v और स्क्वायर ही हो जाएगा। सो ये आपका क्या बनेगा, ml स्क्वायर t-2। तो अगर हम देखें तो यहाँ हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के। सो ये हमारी करेक्ट है। इज दैट क्लियर? आपने कह दिया भाई ये करेक्ट है, भाई करेक्ट है। लेकिन सपोज कीजिए अगर हमें ये 1/2 की प्लेस पर 3 दे देता, 4 दे देता, भाई इक्वेशन यही तो सही है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है, जो इक्वेशन है वो है k इक्वल हाफ mv स्क्वायर। तो आपकी k इक्वल हाफ mv स्क्वायर तो करेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। बट अगर वो यहाँ पर हाफ के प्लेस में कोई और नंबर दे दे तो क्या आप बता पाएंगे? आप तो कांस्टेंट का डायमेंशन लेस है, कांस्टेंट आपका डायमेंशन लेस है। सो आप डायमेंशन कांस्टेंट की फाइंड नहीं कर सकते। जब आप कांस्टेंट की डायमेंशन ही नहीं फाइंड कर सकते तो कांस्टेंट वो कुछ भी दे दे। अब भी हमने यहाँ पर कौन सा इसका कांस्टेंट लिया है, यहाँ पर नहीं लिया, हमने mv स्क्वायर करा। सपोज कीजिए आपको इक्वेशन दे देता ये, अब सीधी सी बात है, आपको पता है ये फॉर्मूला आपके सबके याद है, तो फॉर्मूला गलत है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है गलत है नहीं है, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे इसकी। k इक्वल कितना होगा, वही ml स्क्वायर t-2 और 12 mv स्क्वायर का करेंगे फाइंड आउट आप RHS के थ्रू, देन वी कैन गेट। तो 12 तो आप लेंगे ही नहीं क्योंकि वो एक कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस है। mv स्क्वायर लेंगे तो m हो गया ये, और v स्क्वायर हो गया lt-1 का होल स्क्वायर, देन वी कैन गेट l स्क्वायर t-2। तो आप क्या कहेंगे कि हाँ भाई ये हमारी इक्वेशन सही है क्योंकि दोनों इक्वल आ रहे हैं। लेकिन असल बात तो ये है कि ये रॉन्ग है। तो हम कांस्टेंट को ना काउंट करते हुए बाकी सभी की जिनकी डायमेंशन है उन डायमेंशन के थ्रू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाकर हम पता कर सकते हैं इक्वेशन सही है गलत है। बट हम कांस्टेंट जहां रहेगा वहां कंफर्मली नहीं पता कर सकते। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सो ये हमारा था होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर पहला पॉइंट, जहां मैंने आपको क्लियर बता भी दिया कि आप कितना कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं, कितनी इक्वेशन आप सही बता सकते हैं, कितनी इक्वेशन आपकी रॉन्ग ही रहेगी। इज दैट क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक सेकंड पॉइंट के ऊपर, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट आएगा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का कन्वर्जन है नहीं है भाई। यूनिट्स का कन्वर्जन जैसे 1 kg को कन्वर्ट करना है आपको g में, तो सीधी सी बात है 1000 ग्राम होता है। अच्छा, हमने फिजिकल क्वांटिटी का एक फॉर्मूला बताया था n × u। इज दैट क्लियर? तो अगर हमें एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट में चेंज करना है सो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, इसका मतलब क्या है, न्यूमेरिकल पार्ट। मतलब अगर हम 1 kg ले रहे हैं तो ये तो आपका न्यूमेरिकल पार्ट है और ये आपकी क्या है, यूनिट है। तो सपोज कीजिए अगर मैं ये हमारी दो आपकी
यूनिट्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। अगर ये हम इसको n1 मान लेते हैं, n1 u1, भाई फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट बनेगी कैसे बनेगी, फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल एंड यूनिट को मिलाकर। तो न्यूमेरिकल एंड यूनिट को मिला दिया, तो यहाँ पर n1 u1 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि दूसरी भी है। इक्वल किसके आ रही है, अभी 1 kg किसके इक्वल, 1000 ग्राम के इक्वल। 1000 क्या है यहाँ पर, दूसरा न्यूमेरिकल है, और ग्राम क्या है, उसकी यूनिट है। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, n1 u1 इक्वल n2 u2, जहां पर n1 क्या है, न्यूमेरिकल पार्ट है फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट का, u1 क्या है, फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, n2 कितना है 1000 मतलब सेकंड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट का न्यूमेरिकल, एंड u2 क्या है, ग्राम, जिसमें उसको कन्वर्ट करा गया है। इज दैट क्लियर? सो हमारी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स क्या है, जब आप किसी एक सिस्टम की यूनिट को दूसरे सिस्टम की यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। और उसका फॉर्मूला ये है, क्योंकि भी सीधी सी बात है, दोनों आपस में इक्वल ही तो होंगे भाई, 1 kg 1000 ग्राम के इक्वल होता है, तो फिर इसकी जो फिजिकल क्वांटिटी की जिसकी यूनिट है ये और ये दोनों सेम है, बस सिस्टम अलग अलग है। सिस्टम अलग है, ये kg है MKS सिस्टम का, और ये G है CGS सिस्टम का, तो दोनों के सिस्टम्स अलग अलग हैं, बट कन्वर्ट जो हम कर रहे हैं कन्वर्जन में न्यूमेरिकल पार्ट में भी चेंज है और वैसे भी चीजें भी न्यूमेरिकल पार्ट में चेंज हो गई। इज दैट क्लियर? सो अब हम बात करते हैं इसके ऊपर। मैं इसकी पहले तो आपको डेफिनेशन लिखा देता हूं, जो आपको नोट करनी होगी अपनी नोटबुक में। सो ऑन चेंज यूनिट, सो ऑन चेंज यूनिट, so on change unit numerical value will also gets changed if n1 and n2 are the numerical, if n1 and n2 are the numerical value of a given physical quantity and u1 and u2 be the units, and u1 and u2 be the units respectively in two different systems, of units, then n1 u1 equal n2 u2। सो ये आपकी क्या हुई है, ये डेफिनेशन है। सो ऑन चेंज यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू, सो ऑन चेंज यूनिट numerical value will also get changed if n1 and n2 are the numerical of a given physical quantity। अगर n1 और n2 आपके दिए हुए फिजिकल क्वांटिटी के न्यूमेरिकल्स हैं, u1 and nu2 be the units respectively in two different system of units। अगर और u1 और u2 आपकी दो दी हुई डिफरेंट सिस्टम्स की यूनिट्स हैं, तो हमारा क्या फॉर्मूला बनता है, n1 u1 इक्वल n2 u2, जहां पर हमें कोई भी तीन चीजें गिवन होंगी। भाई जैसे सपोज कीजिए हमसे कह देता है 1 kg में कितने ग्राम बताओ, कन्वर्ट करो 1 kg को ग्राम में। सीधी सी बात है, हमें n1 गिवन है 1, u1 हमें गिवन है kg, n2 हमें फाइंड आउट करना है कितने आएगा यहाँ पर, और u2 आपको कितना है, ग्राम। इज दैट क्लियर? क्लियर है? चलिए, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वीडियो पॉज करके से नोट कर लें, उसके बाद हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराते हैं, मोस्ट क्वेश्चन है, और एमसीक्यू में भी आपका जेई और नीट एग्जाम में आपका आ जाता है उसका डायरेक्टली, तो वो चीज़ ध्यान रखेंगे। और सेट क्लियर? हम चलते हैं। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मिटा दें? अच्छा, मिटा देते हैं।
सपोज कीजिए हमें क्वेश्चन देता है, अच्छा क्वेश्चन है ये, 1 न्यूटन टू कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डाइन, 1 न्यूटन टू डाइन। हमें 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। ये जो हमारी डाइन है ये कैसी सीजीएस सिस्टम की यूनिट है, सीजीएस सिस्टम की यूनिट है। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे तो वो मेथड देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, कोई बड़ा टॉपिक नहीं, बड़ा हार्ड नहीं है, कोई इजी मेथड है। तो 1 न्यूटन टू डाइन, सबसे पहले तो न्यूटन और डाइन हमारी किसकी यूनिट्स, हम सब जानते हैं फोर्स की। न्यूटन हमारी फोर्स की यूनिट है, और जब न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करा तो डाइन की सीधी सी बात है फोर्स की यूनिट होगी। तो हमारी जो फोर्स की यूनिट है तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है, हाँ लिखवाया है पहले लेक्चर में, एल टी माइनस टू, ये हमारा क्या होगा डायमेंशन ऑफ फोर्स। और हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पर हमारा क्या हो गया 1 न्यूटन और यहाँ हमारा हो गया डाइन। अगर हम देखें तो इसमें हमारा न्यूमेरिकल पार्ट कितना है, n1 कितना है 1 है, n1 कितना है आपका 1 है, इज इट क्लियर। और अब हमारा u1 की बात करते हैं, अब हम अपने u1 की बात करते हैं। तो u1 क्या होगा आपका, अगर हम इसकी बात करें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, भाई न्यूटन है तो न्यूटन को तो आप डायरेक्ट ये भी तो लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, है नहीं है भाई। क्या होता है, F इक्वल एम में होता है, नहीं होता, F इक्वल एम ए होता है भाई, m की kg, a एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो n2 तो आपको गिवन है नहीं, वो तो आपको फाइंड करना है। और u2 की बात करें तो यही चीज हमारे सीजीएस सिस्टम में, क्योंकि तो जब आपका सीजीएस सिस्टम में दिया है तो यही चीज आपकी सीजीएस सिस्टम में क्या होगी, किलोग्राम किस में होता है, ग्राम में, मीटर सेंटीमीटर में, टाइम आपका सेकंड में ही होता है। तो ये आपका क्या हो गया, क्या हो गया, ये आपका u2 हो गया। लेकिन हमें तो डायमेंशन के थ्रू फाइंड आउट करनी है, हमें तो डायमेंशन के थ्रू फाइंड आउट करनी है। तो u1 में kg की डायमेंशन क्या होगी m1, मीटर की डायमेंशन l1 और टाइम की डायमेंशन क्या होगी t1। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। तो अगर हम इसकी बात करें, इन दोनों को मिलाकर लिखें, यही तो होगी नहीं होगी, -2 है तो इसके ऊपर भाई -2 लगा दो, -2 लगा दो, बल्कि कन्फर्म पूरा ही लिख लीजिए। kg की क्या हो जाएगी आपकी m1 मान लेंगे, मीटर की l1 मान लेंगे, और सेकंड जो कि आपका टाइम है उसकी क्या मानेंगे आप t1 मान लेंगे। इज दैट क्लियर। यहाँ पर आपकी u2 जो रहेगी वो कैसे रहेगी, ग्राम की आप क्या मान लेंगे m2, सेंटीमीटर की क्या मान लेंगे l2, सेकंड की क्या मान लेंगे t2। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, ओके ओके। ये हो गया आपका, क्लियर है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, ओके। सो आपका n1 u1 हो गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा n1 u1 इक्वल n2 u2। इज इट क्लियर। सो n1 u1, हमें n2 फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा ये n1 u1 बाई u2, n2 देखिए n1 कितना है आपका 1 है, और ये हमारा क्या हो जाएगा u1 अपॉन u2। तो n2 आपका ये हो गया 1 इंटू u1 क्या है, अब u1 में आपकी क्या है, ये सभी डायमेंशंस हैं। तो u1 पहले हम मास की डायमेंशन रख लेते हैं m1 अपॉन m2। इज इट क्लियर, m1 अपॉन m2 इंटू l1 अपॉन l2। इज इट क्लियर। भाई दूसरी क्या है मीटर सेंटीमीटर, तो l1 अपॉन l2 u1 अपॉन u2 है, तो u1 की l1 हो गई और u2 की l2 हो गई। इज इट क्लियर। और सेकेंडली क्या होगा आपका n2, क्या है आपका t-1, तो t1 माइनस का 2 का -2 एंड t2 -2 स्क्वायर। ओके। सो अब हम यहाँ पर देखते हैं तो n2 देखिए m1 कितना है आपका, m1 था हमारा किलोग्राम, सो किलोग्राम अपॉन ग्राम। ये कितना था आपका मीटर, ये आपका क्या है सेंटीमीटर, और ये आपका क्या है देख लिए मीटर, और दूसरे वाला क्या है आपका सेंटीमीटर। और यहाँ पर आपका क्या रहेगा, यहाँ रहेगा आपका
सेकेंड अपॉन सेकेंड, और ये माइनस। इज दैट क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लें हम, बल्कि इधर की साइड करा देते हैं, जगह बन जाती है तो बल्कि रफ ही कर देते हैं, हम रफ ही कर देते हैं। तो अगर हम N2 देखें, N2 क्या बनेगा आपका, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधी सी बात है 1 ही रहेगा, 1000, तो 1000 ग्राम अपॉन ग्राम हो जाएगा ये। भाई इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो, उधर उसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो आप, 100 सेंटीमीटर बाई 100 सेंटीमीटर इनटू सेकंड से सेकंड आपको कैंसिल हो गया तो 1 की पावर ये वैसे ही रह गया। तो N2 कितना हो जाएगा ये आपका, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 1000 इंटू 100, देन N2 इक्वल 10 टू दी पावर 5। तो ये आपका N2 आ गया। तो अगर आप यहाँ N2 रखेंगे तो क्या बना हमारा, N1 U1 इक्वल N2 U2। तो N1 कितना था, 1 था, U1 कितना था, न्यूटन, N2 कितना आ गया, 10 टू दी पावर 5, और U2 क्या है आपका, टाइम। सो हमारा ये आ गया है आंसर, 1 न्यूटन इक्वल 10 टू दी पावर 5 9। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो ये आपका हो गया 1 न्यूटन इक्वल 10 टू द पावर 5 डाइन। इज दैट क्लियर? सो ये थे हमारे प्रिंसिपल होमोजेनिटी के टॉपिक। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ हम उसका यूज कर सकते हैं, और यूज करने के बाद भी हमारा कहाँ कहाँ बेनिफिट है, कहाँ कहाँ हमारा लॉस है। हर जगह हम उसको नहीं वो कर सकते, क्योंकि कांस्टेंट की डायमेंशन है वो डायमेंशन लेस है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। सो हम मिलते हैं इसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर पर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ड्राइव्ड फॉर्मूला। किसी भी आप क्वेश्चन, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इक्वेशन। मतलब हम इक्वेशन, जो फॉर्मूलेज होते हैं फिजिक्स के, जो फॉर्मूलेज होते हैं, हम उन फॉर्मूलों को बना सकते हैं, उन फॉर्मूलोज को हम बना सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। जैसे F इक्वल M में है, पेंडुलम टाइम पीरियड का फॉर्मूला है T इक्वल टू पाई रूट L अपॉन G। तो उन फॉर्मूलों को हम इन्वेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं, बस हमें वो चीज़ होनी चाहिए जिस पर वो डिपेंड कर रहा हो क्वेश्चन में। अगर वो चीज़ हमें गिवन है तो हम फॉर्मूले बना सकते हैं अपने हाथों से, अपने मतलब माइंड सेट से। सो हम इस बात के लिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। सो हमारा आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है।